डॉक्टर रिजवी। अब यही सूरत हाल है और आप सही कह रहे हैं कि एक प्रेशर बनना चाहिए, वरना तो मैं तो बड़ा मतलब इन माना में बड़ा मायूस हूँ कि दुनिया जो है ऐसा लग रहा है कि बेबसी की तरफ चली गई है। दुनिया जो है बड़ी-बड़ी ताकतें जिनके बारे में बड़ा फ़क्र हुआ करता था, वो ताकतें जो हैं ऐसा लग रहा है कि जैसे महज़ एक दिखावा था। वो बजूका वो जैसे रहता है खेत में, कि वो डराने के लिए, इसके अलावा उनकी कोई हैसियत दिखी नहीं। और मुझे लग रहा है कि यही वजह है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ ये पूरा इधर मिडल ईस्ट और बाकी जो हिस्सा है वो पूरा उसी तरफ गौर कर रहा है। कैप्टन साहब, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इजरायली सेटलर्स गैदर आउटसाइड द रेजिडेंस ऑफ इजरायली प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे बड़े पैमाने पर लोग जमा हुए हैं और ये कहा है नेतन्याहू पे कि जो उन्होंने पॉलिसीज एंड रिजेक्ट द डिसमिसल ऑफ द शिन बेट चीफ, ये जो वहां पे है। और इसके अलावा हमने बताया था कि बड़े पैमाने पे कल नेतन्याहू के घर पर लोग तकरीबन घुस गए थे, सारा जो है बैरिकेटिंग तोड़ दी थी। ये जो अवाम का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, खास तौर से हम इजराइल के अंदर जो देख रहे हैं कैप्टन साहब, वो प्रेसिडेंट के घर का भी गिराव कर रहे हैं, यानी प्रोटेस्ट अंदर कहीं से कहीं तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसको कैसे आप देख रहे हैं कैप्टन साहब, इजराइल के अंदर की बात करें तो? हाँ, देखिए डॉक्टर रिजवी, इजराइल के अंदर ऐसे भी नेतन्याहू के लिए या उनकी लिकुद पार्टी के लिए इतना ज्यादा समर्थन नहीं था। हाँ, लार्जेस्ट पार्टी थी, लेकिन ऐसा सोचना कि 50% लोग जो हैं वो सपोर्ट कर रहे होंगे आंख मूंद करके, या 50% से ज्यादा लोग नेसेट में लिकुद पार्टी को सपोर्ट कर रहे होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेतन्याहू लार्जेस्ट पार्टी के लीडर हैं और लिकुद पार्टी के अंदर भी घमासान मचा हुआ है। अगर हम देखें तो इजराइल में पिछले 10 साल में कोई 7 या 8 बार प्राइम मिनिस्टर बदले गए हैं। नेतन्याहू कभी गए कभी आए, कभी गए कभी आए। कभी वो प्रेसिडेंट बनते हैं, कभी प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, कभी डिफेंस मिनिस्टर बन जाते हैं। तो नेतन्याहू की जमीनी पकड़, जैसे डेमोक्रेसीज में होता है कि प्राइम मिनिस्टर जो बनता है उसको, उसकी पार्टी को 50% से ज्यादा वोट्स होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये भारत में कहते हैं गठबंधन की सरकार, बैसाखी के सहारे नेतन्याहू की सरकार खड़ी है। तो जाहिर बात है उनके जो सपोर्टर्स हैं वो किसी भी वक्त उनका सपोर्ट हटा सकते हैं। और उसके अंदर कितनी घमासान है इजराइल, हम देख सकते हैं। जब से ये लड़ाई शुरू हुई है, आईडीएफ में कम से कम 2 लेफ्टिनेंट जनरल और 4 या 5 मेजर जनरल ने रिजाइन किया है। ये हम बहुत कम देखते हैं कि जो जीतने वाली, जो आर्मी जीत रही होती है, जो फौज जीत रही होती है, उसके अफसरों का रिजाइन करना, ये दिखाता है कि आईडीएफ के अंदर खुद ही बहुत ही कशमकश चल रही है। अभी नेतन्याहू शिन बेट के जो चीफ हैं उनको भी बाहर निकाल करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके कोर्ट बोल रहे हैं नहीं ऐसा नहीं होगा। तो ये दिखा रहा है कि शिन बेट के जो आम सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी काफी परेशान है, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज है शिन बेट, इंटरनल होम मिनिस्ट्री जैसे की जासूसी एजेंसी है, लेकिन उनके ऊपर लगातार दबाव आ रहा है कि वो खूंखार रिपोर्ट बनाए। शिन बेट का कोई एजेंट आकर ऐसी रिपोर्ट दे दे जी हाँ सब कुछ ठीक ठाक है, अरब अवाम जो है इजराइल के अंदर चैन से जी रही है, और हमास जो है वो अगर जमीनी रिपोर्ट दे दे असली, शिन बेट का एजेंट, कि हमास भी चुपचाप बैठी है, फिलहाल हमास हमला करने के मूड में नहीं देख रही है, तो उस एजेंट को निकाल बाहर किया जाता है। सारे एजेंट्स के ऊपर प्रेशर है कि बस खतरनाक खबर लाओ कि हमास हमले करने वाला है, खतरनाक खबर लाओ कि इजराइल के अंदर जो अरब बाशिंदे हैं, इजराइल के नागरिक, वो शायद बगावत कर दें, वो शायद पीठ में छुरा घोंप दें। तो शिन बेट के अंदर भी काफी स्ट्रेस स्ट्रेन है, कोई इधर खींच रहा है कोई उधर खींच रहा है। यानी उन शिन बेट के जो एजेंट्स हैं या इंटेलिजेंस गैदरिंग सिस्टम है, उसको प्रोफेशनल तरीके से नहीं आगे बढ़ने दिया जा रहा।
जी डॉक्टर रिजवी। बिल्कुल कैप्टन साहब सही कह रहे हैं और यही सूरत-ए-हाल है। अब थोड़ा-सा कैप्टन साहब आगे बढ़ेंगे। अगर हम तुर्की की बात करें, वहाँ पे जिस तरह का प्रोटेस्ट शुरू हो रहा है और प्रोटेस्ट जो है रोज़-बरोज़ बढ़ता जा रहा है। आज फिर बड़ी कार्रवाई हुई है और बहुत सारे प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट कर लिया गया है, उन्हें हिरासत में भेज दिया गया है। वहाँ पे हालात बड़े ख़राब हैं और कह रहे हैं तैयब अर्दोगान जो है वो तुर्की छोड़ भी सकते हैं, ऐसे हालात वहाँ पे पैदा हो रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि क्या तुर्की में कुछ बड़ा हो सकता है, जैसे जो हालात हैं? कि में एर्दोगान जो हैं पावर में हैं, लंबे समय से पावर में हैं, दोबारा भी चुनकर आए हैं। तुर्की में वो पावर में कैसे आए, इसकी पृष्ठभूमि ये है कि तुर्की की जो सोसाइटी है काफ़ी ओपन सोसाइटी है। अगर आप तुर्की में जाएँगे तो लोग जो पूजा-पाठ करते हैं वहाँ पर, ज़्यादातर ज़ाहिर बात है मुस्लिम हैं, वो अपने घरों के अंदर ही करते हैं। जब घर के बाहर निकलते हैं तो दशकों से तुर्कियों में धर्म का बोलबाला नहीं था। तुर्की की सरकारी गवर्नमेंट एजेंसीज़ या तुर्की में जितने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या तुर्की की जो पुलिस है, वो हमेशा सेक्युलर रही है और धार्मिक भावनाओं को कभी वहाँ वजूद नहीं दिया गया। वरन तुर्की में माहौल एटलीस्ट मैं उनकी आर्मी और एयरफोर्स के और नेवी के बारे में कह सकता हूँ कि तुर्की में 70 साल से ऐसा चला आ रहा है कि अगर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में कोई अफसर धार्मिक भावनाओं को दिखाता था, तो फिर उसकी प्रमोशन रोक दी जाती थी। ट्रेडिशनली तुर्की जो है बहुत ही प्रोग्रेसिव सोसाइटी रहा है। लेकिन एर्दोगान साहब ने क्या किया कि तुर्की में जो धार्मिक संगठन है उनके साथ मिलकर उन्होंने एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि यूरोप के जो कल्चर है वो तुर्कियों को खा जाएगी। तो होते हैं कुछ पुराने ख्याल के लोग। इन धार्मिक ख्याल के लोगों के साथ एर्दोगान साहब पावर में आए थे। अब इस्तांबुल जो है वो काफी प्रोग्रेसिव सिटी है। अगर आप इस्तांबुल में आज से 10 साल पहले जाते, आपको दिखते कि पुरुष जो हैं सब शर्ट पैंट टाई लगा के घूम रहे हैं। अगर आप इस्तांबुल में आज से 5-10 साल पहले जाते तो आप देखते महिलाओं में बहुत कम महिलाओं ने ट्रेडिशनल मुस्लिम ड्रेस पहना हुआ है, बहुत कम, जो जिनकी उम्र हो गई है। और आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले तक जो भी यंग महिलाएं हैं, मतलब जिनकी उम्र 50 से कम है, सब जब बाहर जाते थे तो अपने पहनावे में जाते थे। यंग महिलाएं या लड़कियां स्कर्ट में घूमती थीं तुर्की में, क्योंकि वो एक यूरोपियन देश है, सदियों से वहां ऐसा ही रहा है। लेकिन एर्दोगान साहब ने थोड़ा पिछले 10 साल 5 साल में वो पावर में ही इस तरह से आए, तुर्की के जो धार्मिक विचारों को उन्होंने उछाला। और अब ओपन फोरम में मेरे जवान में शब्द है लेकिन बोलना नहीं चाहता। अब हो ये रहा है कि जो तुर्की के जो मॉडरेट लोग हैं, मॉडर्न लोग हैं, वो खुल के सामने आ रहे हैं। तुर्की के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो आजाद ख्याल के हैं, अब वहां जाते ही आपको पता लग जाएगा, पैंट शर्ट पहना है। उनकी जो महिलाएं हैं उन्होंने इस्लाम की ट्रेडिशनल ड्रेस नहीं पहनी है, और तो और उनकी जो लड़कियां हैं सिर पे हिजाब भी नहीं बांधेगी। इससे ज्यादा कुछ बोलूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। जी डॉक्टर रिजवी। कैप्टन साहब बिल्कुल गड़बड़ नहीं होगी। जो फैक्ट है वो है ज़ाहिर है कि वहाँ पे ईरान में भी जब इंकलाब नहीं आया था और शाह पहलवी का दौर है, तो हमारे एक बड़े सीनियर फोटो जर्नलिस्ट थे फ़िदा अली साहब। तो वो अक्सर जो है बताया करते थे कि साहब मैं उस दौर में भी यहाँ आता था कि जब यहाँ पे सारी जो काम करने वाली औरतें हैं, वो स्कर्ट में ही रहती थीं।
और बड़ा शॉर्ट जो है ड्रेस पहनती थी, बिल्कुल मॉडर्न लगता ही नहीं था। यहाँ के एम्बेसडर या यहाँ का जो वर्कर है वो लगता था यूरोप का है, हम किसी अमेरिकन एम्बेसी में आ गए। तो ये सिचुएशन थी। तो ज़ाहिर है कि वो मैं कैप्टन साहब थोड़ा से शिफ्ट करना चाहता हूँ हिज़्बुल्लाह की तरफ। जो अटैक हुआ है तो उसमें इज़राइल का मानना है कि उसने अटैक किया है, लेकिन हिज़्बुल्लाह ने मना किया कि हमने कोई अटैक नहीं किया है। ये क्या, अगर हिज़्बुल्लाह ने अटैक नहीं किया, तो फिर ये अटैक हुआ कैसे? क्या इसके पीछे वजह है? क्या ये जानबूझ करके इस जंग को बढ़ाया जा रहा है? या फिर हिज़्बुल्लाह, अगर हिज़्बुल्लाह करता तो बताता, मना करने का कोई सवाल नहीं, तो फिर ये क्या है कैप्टन साहब? इज़राइल की जो टीवी है वो कुछ इस तरह के वीडियोस दिखा रही है जिसमें कि वो दिखा रहे हैं कि हिज़्बुल्लाह के लॉन्च साइट से ये रॉकेट्स दागे गए हैं। अल जज़ीरा भी एक दो ऐसे वीडियो क्लिप दिखा रहा है। इंडियन मीडिया जो है वो भी एक दो ऐसे क्लिप दिखा रहा है, लेकिन बीबीसी ने जब ये क्लिप दिखाई जिसमें कि ये दावा किया जा रहा है इज़राइल द्वारा कि ये हिज़्बुल्लाह के रॉकेट लेबनान के साउथ लेबनान, दक्षिण लेबनान से फायर हो रहे हैं, लेकिन बीबीसी ने क्लियरली कहा कि वो इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं कि ये वीडियो जो है साउथ लेबनान का है। अब जाहिर बात है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं वो जियो टैगिंग करती हैं। जियो टैगिंग का मतलब है कि जब कोई हथियार लॉन्च होता है तो उसका धुआं, उसका फ्लैश या एक फायर कंट्रोल रेडार होता है, फायर लोकेटिंग रेडार, यानी दुश्मन ने तोप का गोला फायर किया या मिसाइल फायर की तो वो जो रेडार है वो घूम रहा होता है, वो देख लेता है कि तोप का गोला या वो मिसाइल किस ट्रेजेक्टरी में जा रहा होता है। कभी भी सीधा तो जाता नहीं है, हम सब जानते हैं कि थोड़ा अंडाकार, गोलाकार, कर्व्ड पाथ में जाता है। और फिर हाई स्पीड कंप्यूटर होते हैं जो कि उसका लॉन्च पॉइंट को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इज़राइल अगर ऐसा दावा कर रहा है तो उसे जेन्युइन प्रूफ देना पड़ेगा कि ये रॉकेट्स या मिसाइल हिज़्बुल्लाह ने लॉन्च किए हैं। बाकी डॉक्टर रिजवी, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि हिज़्बुल्लाह देखिए आर्मी जैसा संगठन तो नहीं है ना, सारे वॉलंटियर्स हैं। तो जब आप एक गुरिल्ला संगठन चलाते हैं तो हो सकता है कहीं पर कोई लोकल कमांडर, छोटा कमांडर वो जोश में आ जाए या ऊपर की तरफ जब देख रहा होता है आदेश के लिए, कोई आदेश शायद उसको बोला गया होगा तैयार रहो, उसने सुन लिया होगा तैयार करो, ऊपर से आदेश आया होगा रुको, तो इसने सोचा होगा कि फायर करो। ऐसा हो जाता है डिसऑर्गेनाइज्ड आर्मीज में। तो इज़राइल को प्रूफ देना पड़ेगा कि ये रॉकेट्स हिज़्बुल्लाह ने ही फायर किए हैं। हाँ, वहां पर जो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स है वो न्यूट्रल रहती है, जो ब्लू लाइन है उनका काम यह है कि वो उत्तर की तरफ देखते रहते हैं, हिज़्बुल्लाह की तरफ कि हिज़्बुल्लाह ने फायर किया, और यूनाइटेड नेशन की यूनिफिल है। यूनिफिल मतलब यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल फोर्स इन लेबनान। तो यूनिफिल का काम है कि वो साउथ की तरफ भी देखते रहते हैं दूरबीनों से कि इज़राइल ने फायर किया, और उनका काम है कि न्यूट्रल रिपोर्ट देना कि कब किसने किस दिशा से किसकी तरफ कब फायर किया, क्या हथियार फायर किया। तो यूनिफिल की जो रिपोर्ट है वो यूनाइटेड नेशन यूएन तक जाती हैं और न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन फोर्स होनी चाहिए। तो उनकी जो रिपोर्ट है उसका भी इंतजार है कि उनकी रिपोर्ट से मोर और लेस पता लग जाएगा कि ये रॉकेट क्या शुरुआत किसने की, क्या हिज़्बुल्लाह ने फायर किए। जी। और मुझे नहीं लग रहा है कि हिज़्बुल्लाह ने किया होगा, क्योंकि कैप्टन साहब बीच-बीच हम लोग बात किया करते थे, तो आप भी बार-बार इस बात को लेकर के हिज़्बुल्लाह की आपने सताइश की तारीफ की थी
कि हिजबुल्लाह बहुत सब्र से काम ले रहा है, हिजबुल्लाह जो है बहुत सूझबूझ से काम ले रहा है, वो रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो ये भी आपने बीच-बीच कैप्टन साहब आपने इस बात की तस्दीक की थी और मुझे अभी भी लग रहा है कि ये पूरा जो मामला है वो एक बड़ी साजिश है कि किसी तरीके से जंग को फैलाया जाए, बढ़ाया जाए और इसमें मुझे लग रहा है कि अब अमेरिका भी पूरी तरीके से दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया है। उसको लग रहा है कि यहाँ से लोगों को भगाने का वाहिद तरीका ये है कि एक तरफ जो है हुती को रोके रहो, हिजबुल्लाह को भी इधर से रोके रहो और उसके बाद पूरा क्लीन कर दिया जाए क्योंकि जिस तरीके से ज़मीनी कार्रवाई भी ऑपरेशन शुरू किया, ऐसी खबरें आ रही हैं आईडीएफ जो है वो गाज़ा में। तो मुझे लग रहा है कि ये वही चीज़ है लेकिन आसान दिखाई नहीं दे रहा है। आरिफ सैफी साहब लिख रहे हैं कि कैप्टन साहब आप बिल्कुल खुलकर बोला करें, हमें बहुत अच्छा लगता है। यानी आप जो है कहीं कोई तकल्लुफ़ नहीं है। आप जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप बोलना चाहते हैं, उसी अंदाज में बोले। कैप्टन साहब अब मैं थोड़ा-सा अगर ईरान की तरफ चलूँ, क्योंकि वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है और अब अगर कोई अभी 2 लोग आने थे बहरहाल मालूम नहीं क्यों नहीं आए तो चलिए हम आप ही से थोड़ा-सा ईरान की तरफ अगर हम मूव करें और चूँकि ऐसा लग रहा है जो तमाम तैयारियाँ हैं कि जंग बढ़ सकती है और ईरान को भी इसमें घसीटा जा सकता है, ऐसा लग रहा है। तो अभी एक खबर बहस चल रही है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को लेकर के। एक खबर ये है कि ईरान ने काफ़ी हद तक स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद कर दिया है। ये हसन रिज़वी लिख रहा है कि बुंदेला जी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ काफ़ी हद तक बंद हो चुका है। अब इस पर जो जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने जवाब दिया है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कहा है जयदीप सिंह बुंदेला कि हसन भाई अभी तक मुझे ऐसी कोई लिखित खबर नहीं मिली है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद कर दिया है। हो सकता है बिज़ी हो गए ये दूसरी बात है। तो कैप्टन साहब क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ एक तरफ रेड सी का बंद होना, दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का तो बहुत बड़ा नुकसान होगा दुनिया का मैं समझता हूँ कि मतलब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ अगर बंद हो गया तो हालात जो है बहुत खराब हो जाएंगे कैप्टन साहब। हाँ डॉक्टर रिजवी, अब इस जंग को देखिए आप 17 महीने हो गए, 1.5 साल होने वाले हैं। तो एक अच्छी चीज ये 1.5 साल में रहा कि शायद अरब देशों के दरख्वास्त पर, सऊदी के समझाने पर ईरान ने पर्शियन गल्फ में या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में कोई कार्रवाई, मिलिट्री कार्रवाई नहीं की थी अब तक। लेकिन ईरान ने कई बार ऐसा दावा किया कि अगर अमेरिका हमला करता है ईरान के ऊपर तो ईरान पर्शियन गल्फ में अमेरिका और इजराइल के शिप्स पर हमला कर देगा। ईरान ने यह भी कहा था कि अगर अमेरिका सीधा हमला करता है ईरान के ऊपर तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में 5 या 10 शिप्स को डुबा देगा, वो ब्लॉक हो जाएगी, चोक हो जाएगी। देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है बहुत ही नैरो है, उसकी चौड़ाई महज 25 किलोमीटर या 40 किलोमीटर है और गहराई भी बहुत कम है। यानी हम सोच सकते हैं कि सुनने में लगता है कि शायद 40 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन उसका जो उत्तरी भाग है उसमें पानी महज 50 फीट 100 फीट गहरा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो दक्षिणी भाग है जो कि समझिए ओमान की तरफ है, वहां पे भी पानी बहुत ही शैलो है, 30 फुट गहरा, 60 फुट गहरा। तो जो चैनल है जहां पर पानी गहरा है, यानी जहां पानी की गहराई 100 फीट 200 फुट है, वो बहुत ही नैरो चैनल है। वहां पे अगर ईरान की नेवी या ईरान की आर्मी कुछ रॉकेट फायर करके 5 या 10 जहाजों को डुबा देगी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो जाएगा। एक और चीज है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के से तो दुनिया भर का करीबन 40% कच्चा तेल जाता है। उसके अंदर पर्शियन गल्फ में किसी भी समय करीबन 200 से 400 शिप्स पूरी दुनिया के, जिसमें कि रूस के शिप्स हैं, भारत के शिप्स हैं, चीन के शिप्स हैं, यूरोप के शिप्स हैं, वो खड़े रहते हैं कच्चा तेल भरने के लिए।
तो अगर वहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान बंद कर देता है तो ये 200 से 400 जो शिप्स हैं वहां कटघरे में बंद हो गए। लेकिन जाहिर बात है ईरान ने कहा है कि ऐसा वो तभी करेगा अगर अमेरिका सीधी बमबारी करता है ईरान पर। अमेरिका ने अभी तक नहीं किया है, तो ईरान, मेरा आकलन ही है कि ईरान भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे हमला नहीं करेगा। जी। मुझे अभी लग रहा है कि ऐसी कोई खबर मैंने भी नहीं पढ़ी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को लेकर के, लेकिन हाँ, ईरान ने ज़रूर कहा है जैसा कि सैयद अली ख़ामनेई साहब ने, कि अगर अमेरिका जंग छिड़ता है तो ये जंग एक तरफ़ा नहीं होगी। यानी उन्हें बुरी तरीके से जवाब दिया जाएगा, बल्कि लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि मुँह पर तमाचा मारा जाएगा। ये लफ्ज़ जो है इस्तेमाल किया है, तो ज़ाहिर है कि उसकी अपनी तैयारी होगी और यही वजह है कि बार-बार फिर परमाणु बम का ज़िक्र आता है। देखिए, परमाणु बम मुझे लग रहा है कि अगर कहीं ऐसी सिचुएशन होती है, तो वो अमेरिका पे तो नहीं, लेकिन हाँ, इज़राइल का काम जो है वो तमाम कर सकता है या इज़राइल को बड़े पैमाने पे नुकसान पहुँचा सकता है। ये काम ज़रूर हो सकता है और बहुत सारी चीज़ें हैं। हो सकता है बहुत सारी बातें ऐसी हों जो अभी तक हमें नहीं पता। क्योंकि कैप्टन साहब, जब हम देख रहे हैं कि अभी भी हमास जो है वो रॉकेट फेंक देता है, वहाँ पे मिसाइल जो है छोटी-छोटी वो दाग देता है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं अब भी सप्लाई लाइन है या क्या चीज़ है, अभी किसी को कुछ जानकारी नहीं मिल सकी है। ना मोसाद तलाश कर सका है कि हमास को कहाँ से सप्लाई है, ना कोई और दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो। तो ये बहरहाल एक बड़ी खबर कैप्टन साहब आ रही है और मेरे पास थोड़ा ही से वक़्त और बचा है। कैप्टन साहब, आज बहुत आपने एक बड़ी अच्छा तज्ज़िया, और हमने भी कोशिश की थी कि एक-एक करके चीज़ों को हम लें ताकि कुछ चीज़ें कवर हो जाएँ। तो जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने कैप्टन साहब कहा है और इस पे मैं समझता हूँ कि बात होना ज़रूरी है। उन्होंने कहा है कि पूर्व न्यायाधीश ने कहा है कि इज़राइल उस क्षण के करीब है जब अटॉर्नी जनरल को ये निर्णय देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री सेवा के लिए अयोग्य हैं। क्या आपको लग रहा है कैप्टन साहब कि क्या ये सिचुएशन जो है वो हम देख सकते हैं? डॉक्टर रिजवी, इज़राइल में जुडिशरी बहुत पावरफुल है, इसके बारे में कोई शक नहीं है। क्योंकि हमने देखा कि युद्ध के दौरान उन्होंने मजबूर किया नेतन्याहू को कि वो कोर्ट में आएं, अपना बयान दें। तो जुडिशरी बहुत ही पावरफुल है। अब दुनिया के सभी देशों में ऐसा होता है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का टकरार होता है। लेजिस्लेचर तो खैर अभी एक तरफ छोड़ देते हैं। दुनिया में कई जगह देखा है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव की आपस में तनातनी होती रहती है। कुछ हद तक भारत में भी हम ये सिनेरियो कभी-कभी देख लेते हैं। तो अब सवाल ये कि क्या जब तक युद्ध चल रहा है, इज़राइल की जुडिशरी नेतन्याहू को कटघरे में खड़ा कर देगी, या एक शब्द है इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का मतलब है कि सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को या किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को या किसी को भी हटा देना। ये अंदेशा हमेशा ही रहता है इज़राइल के बारे में। लेकिन नेतन्याहू को शायद इम्पीचमेंट नहीं करेंगे क्योंकि वॉर टाइम कैबिनेट है, वॉर टाइम सरकार है। नेतन्याहू को अगर इम्पीच कर देंगे तो जाहिर बात है कि अगले 6 घंटे में या 15 घंटे में एक नए प्रधानमंत्री की जरूरत पड़ेगी। जाहिर बात है, बिना प्रधानमंत्री के इज़राइल लड़ नहीं सकता। और 6 घंटे में एक अगला कौन बनेगा, नेतन्याहू की जगह कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, बहुत मारकाट है। इज़राइल बाहर से देखने से एक मजबूत देश लगता है, लेकिन उसके अंदर जो राजनीतिक व्यवस्था है, नेतन्याहू को अगर खींच के गिरा दिया जाता है, इम्पीच कर दिया जाता है, तो नया प्रधानमंत्री बनने के लिए काफी जद्दोजहद का मामला है। स्मूथ प्रोसेस नहीं होगा, बहुत खींचातानी होगी। तो फिलहाल इस चीज को समझते हुए इज़राइल की जुडिशरी